हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में हमने गैसियस स्टेट में बैरोमीटर, मैनोमीटर, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। थोड़ा सा और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा वैरायटी के क्वेश्चंस भी लेते हैं। एक क्वेश्चन और लिखो, नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर बुक में, हर जगह पर, हर मटेरियल में ये क्वेश्चन होगा। आपके टेस्ट में भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन इन फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री। क्या ए 10 सेंटीमीटर ऑफ कॉलम ऑफ एयर strapped by a column of mercury liquid 8 centimeter long in a capillary tube horizontally fixed as shown below. At 1 atmosphere pressure. ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ, क्वेश्चन लिखते जाओ साथ के साथ, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एयर कॉलम when the tube is fixed at same temperature A, vertically with open end up, B, vertically with open end down, C, at 45 degree angle from horizontal with open end up. क्वेश्चन दिया हुआ है पी एटमॉस्फेयर की वैल्यू क्वेश्चन दी है, दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। क्वेश्चन में ना भी दी जाए तो हमें एटमॉस्फेयर प्रेशर मानना हो तो वी एज्यूम 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी और 1 एटमॉस्फेयर। एक बार क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखने में बड़ा है, बाकी कॉन्सेप्ट तो एकदम आसान है। क्या है क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर ऑफ द कॉलम ऑफ एयर स्ट्रैप्ड बाय ए लिक्विड मरकरी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। जरा देखें तो क्वेश्चन ने ऐसा कहा है, ये एक 10 सेंटीमीटर ऑफ कॉलम ऑफ एयर स्ट्रैप्ड बाय ए कॉलम ऑफ मरकरी, 10 सेंटीमीटर है, और हाँ बिल्कुल लाइक दिस। ये 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज मरकरी, लिक्विड मरकरी, Hg लिक्विड 8 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर एयर स्ट्रैप्ड, तो 10 सेंटीमीटर ऑफ द कॉलम ऑफ एयर स्ट्रैप्ड इन द कॉलम ऑफ मरकरी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इन ए कैपिलरी ट्यूब हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड एज शोन बिलो। ये वाला ये शो किया गया, ये गिवन है, ये क्वेश्चन का पार्ट है। एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो ऑब्वियसली बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो इसका मतलब एयर का प्रेशर भी इनिशियली कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर। क्योंकि मरकरी यहाँ रुका हुआ है, तो राइट का प्रेशर लेफ्ट का प्रेशर जब बैलेंस होगा तभी तो मरकरी रुकेगा। सो एयर प्रेशर इनिशियली इज 1 एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, इनिशियली 10 सेंटीमीटर है,
सेम टेम्परेचर पर इफ इट इज वर्टिकली हेल्ड करना है विद ओपन एंड अप, पहला पार्ट ए। सिचुएशन ऐसी हो गई, ये ट्यूब है, ऑब्वियसली इसको वर्टिकली अप कर दिया तो मरकरी का वेट नाउ विल बी एक्टिंग ऑन द एयर कॉलम। ये 8 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ घट जाएगी, अब L1 हो गई मान लो। ये वही एयर कॉलम है। अरे भाई सुनो, शुरुआत में जब ये हॉरिजॉन्टल था तो ये जो मरकरी का जो वेट कंपोनेंट है, मरकरी एक डेंस लिक्विड है, इसका एक वेट होगा एंड वेट इनटू जी, जी एक्स वर्टिकली डाउन, तो एम जी वर्टिकली डाउन है, तो ये एम जी कॉस, ये एम जी कॉस 90 हो गया, तो ये एम जी कॉस 90 हो गया। तो एम जी कॉस 90 मतलब एयर पे लगने वाला कितना कंपोनेंट है इस मरकरी का, 0, कॉस 90 इज 0। तो इसका मतलब इस वेट का कोई भी कंपोनेंट या कोई भी वेट, कोई भी ये, तो एक तरीके से प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा। मरकरी इज नॉट एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एयर कॉलम व्हेन ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल। मरकरी का पूरा वेट कहां एक्ट कर रहा है, कांच पर, ग्लास पर, mg, और mg cos थीटा जो कंपोनेंट है तो दैट इज एक्टिंग ऑन द एयर, दैट मीन्स 0, cos 90 इज 0। बट अब सिचुएशन अलग हो गई, mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड। mg मतलब ये 8 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, तो हाउ मच ऑफ द प्रेशर इट विल एक्सर्ट, 8 सेंटीमीटर ऑफ hg। प्रेशर कौन डालते हैं, ऊपर वाले। अब देखो यहां इसका कांच पर कंपोनेंट कितना हो गया, mg cos 90, 0। इस बार कांच पर कंपोनेंट 0 है और पूरा का पूरा कंपोनेंट एक्टिंग ऑन एयर। अब ये एयर को सिस्टम मान लो, दिस इज सिस्टम, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इस एयर सिस्टम के लिए P1 क्यों, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो P1 V1 प्रेशर कितना था, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इनटू वॉल्यूम कितना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ 10 सेंटीमीटर। भाई सिलेंड्रिकल ट्यूब है और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ द ट्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू, नाउ प्रेशर कितना हो गया, बताओ कितना प्रेशर हो गया यहाँ, एयर का प्रेशर, तो एयर का प्रेशर कितना होगा, यहाँ प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये डाल रहा है ना P एटमॉस्फेयर। तो इसका मतलब एयर प्रेशर यहाँ कितना होगा, कैलकुलेट कर लो, तो प्रेशर एयर का कितना हो गया, यहाँ से कैलकुलेट करो, घटेगा प्रेशर, नीचे जाओगे तो एक तरीके से प्रेशर सॉरी बढ़ेगा, तो प्रेशर बिकम्स कितना, 76 प्लस 8 कितना हो गया, 82 सेंटीमीटर ऑफ Hg। थोड़ा समझो इस बात को, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो इस एयर पर, इस अच्छा एयर कॉलम के अंदर पास्कल्स लॉ, प्रेशर इन द गैस सिस्टम एवरीवेयर इज सेम, नॉट इन लिक्विड। लिक्विड में जरा सी भी हाइट वेरी करती है तो प्रेशर चेंजेस, बट गैस में नहीं, क्योंकि गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है। तो इस एयर कॉलम के अंदर जो प्रेशर है वो तो कांस्टेंट है, तो यहाँ प्रेशर कितना होगा, ऊपर वाले कौन, 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 76 प्लस 8 82 और कितना 4 84 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर है। तो हाउ मच, 84 इंटू वॉट, वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ L1, ए से ए कैंसिल, L1 कम्स आउट टू बी 76 इंटू 10 अपॉन 84। ऑब्वियसली लेंथ घटेगी, इट विल बी लेस देन 10 सेंटीमीटर, मैं आंसर बता देता हूँ, इट कम्स आउट टू बी 9.05। यही आंसर है। इट्स ए गुड क्वेश्चन, इट्स ए गुड क्वेश्चन। मैं सेकंड और थर्ड पार्ट में सॉल्व करूंगा, टेंशन मत लो, पूरी बात बताऊंगा। ए में नहीं समझ में आएगा तो बी में आएगा और सी तक आते आते सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट जरा एक काम करो, जरा पूरी बात एक बार नोट तो करो। मैं इसको यहाँ ए वाले पार्ट को यहाँ से हटाऊंगा, अभी मैंने ए पार्ट सॉल्व कर दिया एंड द आंसर इज 9.05। घटना था क्योंकि मरकरी कॉलम एयर को कंप्रेस करेगा और एयर कॉलम की जो लेंथ है इट विल बी रिड्यूस्ड टू व्हाट, 9.05 सेंटीमीटर। नोट करो एक बार, नोट इट डाउन।
ये हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो याद हो गया मुझे, तो ए पार्ट भी यही लिखा रहने देता हूं, अब तो जगह मिल गई हमारे पास। ना कमिंग टू बी, क्या बोल रहे हैं? बी पार्ट में क्वेश्चन ने कहा है कि वर्टिकली होल्ड करना है कैपिलरी ट्यूब को, बट ओपन एंड डाउन होना है इस बार। सिचुएशन वुड बी लाइक दिस, लाइक दिस। अच्छा, इस बार जो मरकरी या कॉलम है नीचे खिसक जाएगा, सिचुएशन वुड बी लाइक दिस। ये तो 8 सेंटीमीटर है ही, और ये एयर कॉलम है। बी पार्ट में कहा है कैपिलरी ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली अप विद द ओपन एंड डाउन। ये सिचुएशन हो गई, राइट? अब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इस वाले सिस्टम में, और इस वाले सिस्टम पर लगाओ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। What pressure? 76. What volume? Area into length 10 सेंटीमीटर। What pressure? अब ध्यान दो, यहां प्रेशर कितना है बताओ, ये तो खुला है एटमॉस्फेयर को। So what is the pressure applicable here? P atmosphere। P atmosphere। ये तो एरो लगाने से मतलब ऐसा नहीं है कि नीचे से ऊपर को प्रेशर हो, तो प्रेशर मतलब यहाँ हर जगह पे प्रेशर इतना लग रहा है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ प्रेशर कितना लगा? P एटमॉस्फेयर मतलब 76। अब यहां प्रेशर 76 जो है वो कौन डालेंगे? ऊपर वाले। ऊपर कौन? 8 सेंटीमीटर प्लस P एयर। तो एयर का प्रेशर कितना हो गया इस बार? इस बार 8 घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो mg है उसका कंपोनेंट इज वर्टिकली एक्टिंग डाउन, तो एक तरीके से ये हाइट बढ़ जाएगी। मान लो इस बार ये हाइट बोल दी कितनी? L2। तो P एयर वुड बी इक्वल टू 76 माइनस 8, कितना हो गया? 68 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया ये? 68 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ L2। ये कैंसिल्ड आउट, L2 comes out to be 76 into 10 upon 68. Once you solve it, the value comes out to be more than 10, 11.18 सेंटीमीटर। आप ये तो फीलिंग आ ही रही होगी ना कि अच्छा, कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर निकल कर बह कर नीचे ना गिर जाएगा। अरे नहीं गिरेगा, कैपिलरी ट्यूब इज लॉन्ग इनफ दैट इट इज नॉट फॉलिंग डाउन, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होल्ड कर रखा है ना उसने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने भी इसको। तो एक तरीके से गैस का प्रेशर इस बार कितना हो गया? घट गया प्रेशर, बिकॉज mg का कंपोनेंट जो है इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। 8 सेंटीमीटर द कॉलम ऑफ मरकरी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, नॉट ऑन एयर कॉलम। तो इस तरीके से ये बात आप कहोगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? नाउ कमिंग टू सी, मैं ये ए वाला पोर्शन हटा रहा हूं, आप बी भी नोट कर लो। नाउ सी में क्या बोला क्वेश्चन है? ट्यूब इज हेल्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद द ओपन एंड अप लाइक दिस। और यहां पर ये इस टाइप से है। आठ सेंटीमीटर, और ये एयर कॉलम मान लो इस बार जो लेंथ है L3 बोल दो, और ये एंगल 45 डिग्री है। यही तो कहा क्वेश्चन ने कि ट्यूब को इस बार 45 डिग्री रखा है, तो ऑब्वियसली इसका जो mg कंपोनेंट है वो तो नीचे कम करेगा, और उसका एक कंपोनेंट कांच पर काम करेगा और एक एयर पर। 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 45 डिग्री। तो एक तरीके से यहाँ पर mg, अब जैसे ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 है, ये भी 45 डिग्री है, तो इसको mg cos 45 बोल दो, इसे mg sin 45 डिग्री बोल दो। तो एयर पे कितना वेट काम कर रहा है? mg sin 45। mg की वैल्यू 8 सेंटीमीटर लेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। जो वेट कंपोनेंट है, वेट कंपोनेंट समझाने का तरीका है, mg तो समझाने का तरीका है कि mg का एक कंपोनेंट कांच पर लग रहा है, mg cos 45, और एक कंपोनेंट
एयर पे लग रहा है mg sin 45, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगेन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। प्रेशर 76, एरिया इंटू लेंथ 10, नाउ प्रेशर व्हाट। अब प्रेशर कितना, जरा देखना प्रेशर कितना हुआ। आपको पता है कि इस पॉइंट पर जो प्रेशर है वो प्रेशर कौन डालेंगे, ऊपर वाले। तो इस बार प्रेशर कितना डालेंगे, एक तरीके से तो वर्टिकली एक तरीके से जो प्रेशर होगा कौन सा वाला कंपोनेंट ऐड होगा, तो इस बार हो जाएगा प्रेशर 76 प्लस यहाँ तो 76 लग ही रहा है प्रेशर, तो 76 प्रेशर वो तो सब जगह से एक जैसे ही लगेगा, गैस का प्रेशर तो हर डायरेक्शन में एक जैसा लगता है। 76 प्लस ये इस वाले का एक कंपोनेंट लगेगा यहाँ पर। हाउ मच द कंपोनेंट, 8 sin 45 डिग्री इंटू L3 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए कैंसल्ड आउट, तो L3 की वैल्यू आती है 76 इंटू 10 अपॉन 76 प्लस 8 अपॉन √2। वंस यू सॉल्व दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 9.31। दैट्स इट, यही आंसर है। फिर एक बार समझ लो, इस बार जो मरकरी का जो वेट है वही तो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। तो मरकरी का जो वेट mg है उसका एक कंपोनेंट कांच पर लग रहा है mg cos 45 और एक लग रहा है एयर पर। तो इसका मतलब एयर पर प्रेशर कितना हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो तो लगना ही है, प्लस द कंपोनेंट ऑफ द मरकरी एक्टिंग ऑन एयर दैट इज mg sin 45। तो mg sin 45 ऐड कर दिया। मान लो क्वेश्चन 45 डिग्री लेता तो mg sin 40 मान लो एंगल 30 डिग्री होता तो mg sin 30 आ जाता है यहाँ पर, एंड अकॉर्डिंगली क्वेश्चन कुड हैव बीन सॉल्व्ड। ये था एक अच्छा सवाल था, 3 पार्ट थे, तीनों इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझे। हाँ लेकिन फिजिक्स में भी ये सब कवर अप होगा, बट जब होगा तब होगा, अभी तो सीखो, नोट इट डाउन, वी विल टेक मोर क्वेश्चंस ऑन इट। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, नोट कर लिया होगा आपने ये। क्वेश्चन, a column of mercury of 10 centimeter in length is contained in the middle of a narrow 1 meter long horizontal tube. Which is closed at both ends. ठीक है, both the halves of the tubes tube contained air at a pressure of 76 centimeter of Hg by what distance will the column of Hg be displaced if the tube is held vertical.
देखो भाई ये क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके हिसाब से इस पर एक्ट करेंगे। पहले पढ़ो क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, नोट भी करो, पढ़ो भी क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन, a column of mercury of the 10 centimeter the length is contained in the middle of a narrow 1 meter long tube। ये रही ट्यूब, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, और मिडिल में इस टाइप से 10 सेंटीमीटर का एक कॉलम ले लिया ऑफ कंटेन्ड मरकरी Hg, ठीक है, और which is closed at both ends, both the halves of the tube contained air at a pressure of 76, यहाँ भी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के इक्विवेलेंट प्रेशर, और यहाँ भी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर, ये था, ठीक है। By what distance will the column of the mercury be displaced? अभी तो सेंटर में है ये, सेंटर का मतलब ये हो गया कि ये 45 हो गया, तो ये भी 45 हुआ यहां से यहां तक, 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर है। इस ट्यूब को वर्टिकल कर दिया यूं, लाइक दिस, ट्यूब को वर्टिकल कर दिया और मरकरी का कॉलम खिसक गया नीचे, खिसकेगा ही, क्यों, मरकरी का वेट एयर पर डाउन करेगा, ऊपर वाला कॉलम जो है वो बढ़ गया और वो नीचे वाला घट गया। मान लो ये जो लेंथ है वो तो हो गई अब मान लो 45 माइनस x सेंटीमीटर, और ये वाली लेंथ हो जाएगी 45 प्लस x सेंटीमीटर, और ये तो है ही वही 10 सेंटीमीटर मरकरी। जैसे ही ट्यूब को मान लो इसे सिस्टम 1 बोल दिया, सिस्टम 1 एयर कॉलम 1, ये एयर 1 और ये एयर 2 बोल दिया। अब एयर 1 मान लो इसे ऐसे घुमा दिया, एयर 1 ये आ गया फॉर एग्जांपल, वो तो इक्विवेलेंट है कोई सा भी मान लो, और ये एयर सिस्टम 2 हो गया। ऑब्वियसली मरकरी का वेट अब डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ये लेंथ घट जाएगी, वॉल्यूम घटेगा, ऊपर वाले का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो पता इक्वेशन लगाओ, एयर 1 पर एयर कॉलम 1 पे अप्लाई करो, टेम्परेचर कुछ ना बोला जाए तो क्या मानेंगे, सेम मानेंगे, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, प्रेशर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। व्हाट इज द प्रेशर 76, वॉल्यूम 45 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज इक्वल टू नया प्रेशर, मान लो यहाँ प्रेशर P है, तो यहाँ प्रेशर कितना होगा, ऊपर जाने पर प्रेशर घटता है, तो P माइनस कितना 10 सेंटीमीटर। अरे अगर यहां P मान लिया तो यहां प्रेशर कितना हुआ P प्लस 10, एयर ना है इस बार, ना इस बार दोनों एंड क्लोज्ड हैं, यहां प्रेशर P है तो ऊपर जाने पर प्रेशर घटता है और नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है, तो यहां प्रेशर कितना हो गया P माइनस 10। तो एयर 1 वाले पर देखो तो प्रेशर P इंटू वॉल्यूम 45 माइनस x इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, A से A कैंसिल्ड आउट, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही एयर वाला 2 कॉलम जो है करोगे सॉल्व, तो अगेन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, एयर कॉलम 2 पर, तो एयर कॉलम 2 पर जब अप्लाई करोगे तो प्रेशर, हाउ मच ऑफ द प्रेशर, अब प्रेशर P माइनस 10 है इंटू वॉल्यूम 45 प्लस x हो गया, नहीं ये वाला तो वही था ओरिजिनल वाला था वो तो, व्हाट प्रेशर 76 इंटू 45 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A should be equal to pressure, what pressure is now P कितना है P minus 10 into length 45 plus x। अब एक काम करो, A से A अगेन into एरिया A से A कैंसिल्ड आउट। अब यहाँ पर 2 इक्वेशन हो गई, 2 अननोन है, एक तो x और एक P, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन है, तो एक काम करो, हमें तो x चाहिए, P हटा लो, तो P की वैल्यू कितनी आ गई जरा रख लें यहाँ पर,
तो 76 इंटू 45 इज इक्वल टू पी की वैल्यू हो गई 76 इंटू 45 अपॉन 45 माइनस एक्स माइनस 10. सो दिस इज द वैल्यू, यही कर लेते हैं. और साथ ही साथ इंटू 45 माइनस एक्स. अब थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा. दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दिस इक्वेशन बिकम्स क्वाड्रेटिक. ये क्वाड्रेटिक बन गई. तो थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो 76 इंटू 45 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 76 है इंटू 45. अब सॉल्व करोगे तो मैं बस वैल्यू बता देता हूँ. एक्स अप्रॉक्सीमेटली कम्स आउट टू बी क्वाड्रेटिक बनेगी. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये देख रहे हो यहाँ पर. जब मल्टीप्लाई करोगे तो दिस बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैं इसकी वैल्यू बता देता हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आएगी. एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी, दिस इज व्हाट, 3 सेंटीमीटर नियरली. सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 3 सेंटीमीटर. तो x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब 3 सेंटीमीटर खिसक गया. तो बाय व्हाट डिस्टेंस इट विल बी डिस्प्लेस्ड, 3 सेंटीमीटर विल बी डिस्प्लेस्ड. यही आंसर है. तो गाइज यही आंसर है, यू हैव टू कीप इन माइंड. तो ये एक अच्छा सवाल था, नोट करें. नोटेड. चलिए एक क्वेश्चन और भी लेते हैं. लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन. नोट कर लो इसको अच्छे से. अच्छा, आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको वर्कआउट करना है भैया. कैलकुलेशन करेंगे तभी आंसर आएगा. ये बार बार हम कौन सा नियम लगा रहे हैं? बॉयल्स लॉ. टेम्परेचर के बारे में कुछ ना बोल रहे हैं तो क्या मानेंगे ऐसे क्वेश्चंस में? टेम्परेचर इज कांस्टेंट और एयर कॉलम जो था उसमें नंबर ऑफ मोल्स तो है ही कांस्टेंट. तो फिर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कौन सा नियम? बॉयल्स लॉ. P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. एक और क्वेश्चन लो. अ क्लोज्ड वर्टिकल सिलेंडर divided into two parts. Divided into two parts by a frictionless piston. By a frictionless piston, each part contains 1 mole of air. Each part contains each part contains 1 mole of air. At 27 degrees Celsius, the volume of the upper part is 4 times than that of lower part. Calculate the temperature. Calculate the temperature when volume of upper part will be 3 times than that of the lower part. देखो भाई, ये क्वेश्चन है, केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ो और देखो कि क्या कह रहे हैं ये.
नोट करो क्वेश्चन। A closed vertical cylinder divided into two parts by a frictionless piston, each क्वेश्चन ने फ्रिक्शनलेस पिस्टन कहा है, मासलेस नहीं कहा है, तो पिस्टन का कुछ ना कुछ मास तो हो सकता है। तो फ्रिक्शनलेस पिस्टन ईच कंटेन 1 मोल ऑफ एयर, ठीक है। एट 27 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ द अपर पार्ट इज 4 टाइम्स। इसका मतलब इनिशियली सिचुएशन ये थी कि 2 पार्ट हैं और अपर वॉल्यूम का जो पार्ट है 4 टाइम्स ग्रेटर है, तो ये इस टाइप की सिचुएशन है। ये पिस्टन है और ये पहला पार्ट है और 4 टाइम्स है, तो V/5 है, तो ये 4V/5 वॉल्यूम होगा। मान लो टोटल वॉल्यूम V है, तो V/5 है तो 4V/5 4 गुना हो गया ये वॉल्यूम, ठीक है। एट ए गिवन टेम्परेचर 300 केल्विन, 300 केल्विन ये सिचुएशन है। अच्छा फिर क्या कहा, अब इन्होंने ये कहा कि कैलकुलेट द टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द अपर पार्ट, मान लो हीट किया पूरे सिस्टम को, तो वो कितना टेम्परेचर होगा ताकि वॉल्यूम अपर पार्ट का 3 गुना रह गया 4 गुने की जगह। तो पिस्टन तो है ही यहाँ पर, और ये मान लो टोटल वॉल्यूम तो V था भाई, टोटल वॉल्यूम V है, तो ये वॉल्यूम रह गया 3 टाइम्स, तो V/4 और ये 3V/4 ये वॉल्यूम हो गया। अब मान लो टेम्परेचर T है दोनों सिस्टम का, ये T कितना होगा यही तो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। पिस्टन का प्रेशर PP मान लो, पिस्टन भी तो प्रेशर डालेगा PP। अब मान लो यहाँ प्रेशर कुछ, अब अच्छा एक बात बताओ, अब प्रेशर मान लो यहाँ कुछ X है, यहाँ P प्रेशर है, तो यहाँ प्रेशर P, ये PP मान लो प्रेशर ड्यू टू पिस्टन, तो यहाँ प्रेशर कितना हो गया P + PP, यही हुआ। तो जरा इन दोनों में एक बार इक्वेशन अप्लाई करो। अब टेम्परेचर तो दोनों का सेम ही है ना, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स 1 है, 1 मोल, तो अगेन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। जरा अप्लाई करना, प्रेशर कितना पहले वाले में, प्रेशर होगा, नहीं उल्टा लिख दिया, अगर यहाँ प्रेशर P है तो यहाँ हो गया P + PP। क्यों, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, पिस्टन का प्रेशर प्लस ऊपर वाले डालते हैं प्रेशर, तो P यहाँ प्रेशर है तो पिस्टन का और जोड़ दो तो नीचे प्रेशर तो बढ़ेगा ना, पिस्टन भी तो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो P + PP, तो नीचे वाले में वॉल्यूम V/5 इंटू प्रेशर P + PP इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रेशर P है इंटू वॉल्यूम 3V/4। V से ये V कैंसिल, तो एक काम करो थोड़ा सा PP की वैल्यू P के टर्म्स में फाइंड आउट करो, तो 4V/5 था ना, 4V/5, तो 5 से 5 भी कैंसिल, V से V कैंसिल, 4P इज इक्वल टू P + PP इज इक्वल टू 4P, तो PP की वैल्यू 3P के बराबर आ गई, ठीक है। अब यहाँ हो, इस सिस्टम में और इस सिस्टम में नंबर ऑफ मोल सेम हैं, तो मान लो P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2 अप्लाई करो इस वाले सिस्टम में। मान लो ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 वाले में, नीचे वाले पार्ट में, तो प्रेशर कितना था P + PP, और PP की वैल्यू 3P थी, तो P + PP मतलब 4P हो गया, इंटू वॉल्यूम V/5 था, टेम्परेचर 300 था। अभी प्रेशर कितना हो गया, अब मान लो यहाँ प्रेशर हो गया P', यहाँ कितना हो गया P' + PP, तो कितना P' + PP, PP की वैल्यू तो 3P है ना, इंटू वॉल्यूम V/4 अपॉन टेम्परेचर T, यही तो फाइंड आउट करना है। अच्छा V से एक ये V उड़ा दिया, चलो ठीक है, इन दोनों से पहले P' और निकाल लो, तो यहाँ P1 V1, इन दोनों में आपस में क्या लगाओगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, समझ लो इन दोनों का टेम्परेचर तो सेम है ना फाइनली, और नंबर ऑफ मोल्स दोनों में 1 है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो व्हाट प्रेशर P' + PP इंटू वॉल्यूम V/4 इज इक्वल टू प्रेशर P' इंटू वॉल्यूम 3V/4, V/4 ये कैंसिल आउट, P' + PP, और PP की वैल्यू तो पता है 3P के बराबर इज इक्वल टू कितना 3P', तो 2P' इज इक्वल टू 3P, तो P' की वैल्यू 3P/2, जरा रखना वैल्यू यहाँ, ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इन दोनों में लगाया, ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इन दोनों में लगाया, और ये P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2 किस में लगाया, इन दोनों में। टेम्परेचर इज डिफरेंट,
करो अप्लाई, तो कितना हो गया, ये वैल्यू हो गई 4p/5 इंटू 1/5/300, p डैश की वैल्यू 3p/2 प्लस 3p इंटू अपॉन 40। ठीक है, p से p कैंसिल आउट, 3 दूनी 6 या 9, 9/2, तो 9/2 इंटू 40। ठीक है ना, तो ये 4 तो है ही, 4/5, 4/4 5 1500 इज इक्वल टू 9/4 दूनी 8 t। तो t की वैल्यू हो गई कितनी, 9/8 इंटू 1500/4। अब देख लो गुणा भाग करके क्या वैल्यू आती है, 421.875 केल्विन। तो t कम्स आउट टू बी कितना, 421.875 केल्विन। एक बार जरा कैलकुलेशन कर भी लो, 8 और 9 तो लगभग बराबर है, तो 4 चौक 16, हाँ 400 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। सो दैट्स इट, दिस इज द आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन गाइस। आसान ना है, थोड़ा सा मुश्किल वाले में काउंट होगा, बट है कुछ ना, PV इज इक्वल टू nRT। बस क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखनी थी, फ्रैक्शनलेस पिस्टन है, frictionless piston है, but not the massless. So some mass is there of the piston. So piston is also exerting the pressure. कैसे मालूम पड़ा? अरे एक एक मोल है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। अगर ये मासलेस पिस्टन होता तो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होते, इक्वल पार्ट में डिवाइड ना है, 1:4 रेशियो में डिवाइडेड हैं। हर बात का मीनिंग है, थोड़ा दिमाग लगाएं तो अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन। नोट करें। तो ये थे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस, जेईई एडवांस के लिए बड़ा यूजफुल क्वेश्चन है फॉर अबाउट बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। कॉन्सेप्ट वही थे। अब चलो बात करते हैं पेलोड कैपेसिटी ऑफ बलून। एनसीईआरटी में मेंशन है पेलोड कैपेसिटी, तो उस पर जेईई मेन में क्वेश्चन आ सकता है। तो हेडिंग लिखो पेलोड कैपेसिटी ऑफ बलून। पेलोड कैपेसिटी ऑफ द बलून। पेलोड वैसे रॉकेट्स में यूज होता है वर्ड, जैसे इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो रॉकेट लॉन्च करते हैं, GSLV, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ताकि वो अपने अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट को स्थापित कर पाएँ, प्लेस कर पाएँ, और वो ऑर्बिट आपको बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन दे, वेदर इन्फॉर्मेशन दे, और भी डेटा प्रोवाइड कराए अबाउट द वेदर एंड अदर पैरामीटर्स। तो इसका मतलब वो जो रॉकेट था, रॉकेट उड़ता है लॉन्च व्हीकल से, और रॉकेट उड़ता है, उसकी अलग अलग स्टेज अलग होती जाती हैं, फाइनली वो क्या नाम होता है, सैटेलाइट, वो अपने पंख फैला करके घूमने लगता है। फिर समझ रहे हो ना? तो वो पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल्स, टू गेन द सोलर एनर्जी। सो सूरज से जो रोशनी आ रही है, दोज पैनल्स ड्रॉ द एनर्जी एंड दैट इज नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सैटेलाइट। तो वो था सैटेलाइट, वो तो व्हीकल था। वो जो रॉकेट था ना, वो तो व्हीकल है, वो बलून है एक तरीके से, और उसके अंदर रखा हुआ जो मटेरियल है वो है पेलोड। अच्छा, दूसरा एग्जांपल सुनो। ये जो मेट डिपार्टमेंट होता है ना, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का पर्पस होता है कि मौसम की जानकारी आपको देना, कि बारिश कब होगी, मूसलाधार होगी, इट विल बी ए टॉरेंशियल रेन और विल बी ए छींटे पड़ के रह जाएंगे,
हवा कितनी, तो क्या होता है कि ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले जो होते हैं, अब बलून होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर कोई हल्की गैस भरते हैं जिसकी डेंसिटी काफ़ी कम हो, एयर से कम हो, तभी तो बलून ऊपर चलेगा। जैसे हीलियम या हाइड्रोजन गैस भरते हैं उसमें, तो हीलियम या हाइड्रोजन गैस भर दी जाएगी ताकि बलून ऊपर उठे। अंडर द फोर्स ऑफ बायंसी, व्हेन द बायंसी इज डोमिनेंट ओवर द वेट इट राइजेस अप। और अंदर उसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स रख देते हैं, जैसे थर्मोमीटर रख दिया, या विंड मेजरिंग डिवाइस रख दिया, या ह्यूमिडिटी मेजरिंग डिवाइस रख दिया। तो ये ह्यूमिडिटी मेजरमेंट, तो कई बार ऐसा होता है कि मेट डिपार्टमेंट वालों को प्रिडिक्ट करने के लिए कि बारिश क्या होगी, हवा कितनी तेज चल रही है, ह्यूमिडिटी कितनी है, तो वो बलून भेजते हैं ताकि वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऊपर तक जाएं और वो इन्फॉर्मेशन भेजें कि व्हाट इज़ द विंड स्पीड एट 2 किलोमीटर हाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट 2 किलोमीटर हाइट एंड सो ऑन। तो इसका मतलब वो जो बलून है वो तो हुआ कैरियर, जैसे वो रॉकेट था सैटेलाइट को ले जाने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर जो पेलोड कौन है, वो थर्मोमीटर, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो बलून है, थर्मोमीटर, hygrometer, that means for measurement of the humidity and all that, या विंड स्पीड मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस हैं वो कहलाएंगे पेलोड और बलून कहलाएगा कैरियर। तो व्हाट इज द पेलोड कैपेसिटी ऑफ द बलून? बलून का पर्पस है कि इक्विपमेंट्स को ऊपर लेके जाए, तो द मैक्सिमम मास दैट कैन बी कैरीड बाय द बलून इनटू द एयर इज कॉल्ड पेलोड कैपेसिटी ऑफ बलून। तो लिखो payload capacity of balloon is the maximum weight या maximum mass a balloon can carry to a required height। तो पेलोड कैपेसिटी ऑफ द बलून इज द मैक्सिमम मास a balloon can carry to a required height तक। it can rise up to a certain weight, तो वो कहलाएंगे पेलोड कैपेसिटी। तो पेलोड का मतलब बलून जो है, जो सामान लेके जा रहा है वो है पेलोड। जैसे कई बार वॉरहेड को पेलोड बोलते हैं। मिसाइल्स होती हैं, मिसाइल्स में तो ईंधन जलता है, तभी तो मिसाइल एक जगह से ऐसे थोड़ी मिसाइल लिया और ये लिया पाकिस्तान पे फेंक के मार दी, ऐसे हाथ से फेंकेंगे क्या? पागल हो क्या? रॉकेट भरते हैं, उस रॉकेट के अंदर फ्यूल भरा जाता है और फ्यूल इज जनरली UDMH, दैट मीन्स अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्रोजन होता है। ये एक बहुत कॉमन फ्यूल है, अग्नि मिसाइल में कॉमनली यूज होता है। तो फ्यूल बर्न होता है तो एक थ्रस्ट मिलता है और रॉकेट उड़ के जाता है, और रॉकेट के अंदर होता है वॉरहेड। वॉरहेड मतलब चाहे वो बॉम्ब हो, उसमें एक्सप्लोजिव्स हों, जब वो जाके गिरेगा तो बॉम्ब फटेगा तो अपना पर्पस सॉल्व करेगा। तो वो जो वॉरहेड है मिसाइल के अंदर वो है पेलोड, और मिसाइल क्या है? कैरियर, लाइक बलून। तो बलून का पर्पस है कि उसके अंदर के जो इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं उन्हें एक सर्टेन हाइट तक ले जाए ताकि वो पर्पस सर्व हो। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए आपको, तो पेलोड समझ में आ गया होगा आपको। तो पेलोड कैपेसिटी ऑफ द बलून इज द मैक्सिमम मास अ बलून कैन कैरी टू ए रिक्वायर्ड हाइट। अब बात आती है कि बलून ऊपर उठेगा ही क्यों? जैसे मान लो पानी है, वाटर, ये पानी भरा हुआ है मान लो, अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट डाल दो, ये रहा ऑब्जेक्ट, हो सकता है ये ऑब्जेक्ट तैरने लगे, तैरता रहे, हो सकता है ये नीचे सिंक कर जाए, हो सकता है ये फ्लोट करके ऊपर आ जाए। बिल्कुल ओपन ले लिया मान लो, तो ये ऑब्जेक्ट है मान लो, और ये मान लो वाटर है जो कि मीडियम है यहाँ। तो आप जानते हो कि कई बार कोई ऑब्जेक्ट जो होता है, अब जैसे वुड है, लकड़ी है, वो तो तैरती रहती है ऊपर सरफेस पे ही। अच्छा, लोहा है, लोहे का टुकड़ा है, इट विल सिंक डाउन। और कॉर्क है, वो बिल्कुल ही ऊपर तैरता रहता है। क्यों? डेंसिटी का डिफरेंस है, डेंसिटी ऑफ मीडियम दैट मीन्स वाटर और डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लो इस पे नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा mg और ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा बायंट फोर्स। बायंट फोर्स
तो बाइंड फोर्स और mg का बैलेंस ही बताएगा कि वो सिंक करेगा या ऊपर राइज करेगा। तो बाइंड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, वेट के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला एक फोर्स है। अगर बाइंड फोर्स ज्यादा होगा mg से, देन ऑब्जेक्ट विल राइज अप एंड सरफेस पे आ जाएगा, और यदि mg ज्यादा होगा तो इट विल सिंक डाउन, और दोनों एग्जैक्टली करेंगे तो जहां छोड़ोगे वहीं पर वो आ जाएगा। तो इसका मतलब अब मान लो हम हवा में बलून छोड़ रहे हैं, तो इस बार यह तो वाटर मीडियम था, अभी मीडियम कौन हो गया, एयर। तो एयर के अंदर बलून, तो फॉर ए बलून टू राइज अप इन एयर, बाइंड फोर्स should be greater than the weight of object. अच्छा, what is buoyant force? Buoyant force is nothing but the weight of displaced liquid. तो buoyant force is equal to the weight of displaced medium. जैसे मैं हूं, कौन से मीडियम में खड़ा हूं, हवा में, तो मेरा वॉल्यूम वही होगा, मैं उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करूंगा जितना वॉल्यूम एयर का, मैंने एयर का वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया, इतना मेरा वॉल्यूम है। तो जितना, तो यहां पर जैसे पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, तो दैट इज द इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बाइंड फोर्स जो है, इट इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन व्हेन an ऑब्जेक्ट इज डिप्ड इनटू द वाटर और एनी अदर मीडियम लाइक एयर। अब बलून तो हवा में ऊपर उठेगा, अब बलून जब हवा में ऊपर उठेगा तो बाइंड फोर्स, इसको राइज करना है तो बाइंड फोर्स शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन है तो ऊपर उठेगा ही, एटलीस्ट इट शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, एंड व्हाट इज बाइंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड मीडियम। तो इसका मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का वेट मतलब बलून, बलून के अंदर गैस भी होगी, उसका मास, बलून का अपना मास मटेरियल का, प्लस पेलोड, तो W पेलोड प्लस W गैस प्लस W बलून मटेरियल, ये टोटल वेट हो गया किसका, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। Obviously it should be less than equal to the buoyant force, and buoyant force is equal to the weight of the displaced medium. Weight of the displaced medium, weight क्या होता है, weight of the displaced medium means m of the medium into density. m into medium क्या होता है, less than equal to mass of the medium क्या होता है, density into volume. तो density of air into volume of the object. क्यों सर, वॉल्यूम ऑफ द एयर ही लो ना। अरे तो एयर, कितनी एयर डिस्प्लेस की है, मैं यहां खड़ा हूं, तो जब मैं यहां हूं, मेरी बॉडी है यहां, मैं हूं तो फिर हवा नहीं है यहां, हवा इज डिस्प्लेस्ड, एयर इज डिस्प्लेस्ड। तो इसका मतलब हाउ मच ऑफ द मीडियम वॉल्यूम इज डिस्प्लेस्ड, इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ मीडियम डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू m इंटू जी था ना यहाँ, इंटू जी। गाइज ये फॉर्मूला है, तो मैं फॉर्मूला यहां लिखता हूं, यही एक फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। W पेलोड प्लस W गैस प्लस W मटेरियल बलून, इट शुड बी लेस देन डेंसिटी ऑफ एयर, अगर एयर मीडियम है, इंटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू जी। यहां भी जी ले लो, ये मास ले लिया, मान लो ये मास के टर्म्स में लिया है, मान लो ये मासेस हैं, तो फिर ये भी, तो जी से जी कैंसिल आउट हो गया, जी से ये जी कैंसिल आउट हो गया, तो ये मासेस हो गए, मास ऑफ पेलोड। तो गाइज यही फॉर्मूला है कि टोटल मास ऑफ द बलून मटेरियल प्लस गैस प्लस पेलोड शुड बी लेस देन इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन बलून विल राइज अप। नोट करिए इस पूरी बात को। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन लेंगे बेस्ड ऑन पेलोड कैपेसिटी ऑफ द बलून। अच्छा मैं एक बात और बता दूं आपको, ये हमने कहा कि भाई पेलोड कैपेसिटी ऑफ द बलून
बायंसी, फोर्स ऑफ बायंसी के बारे में बात की। बायंसी फोर्स जो है वो मान लो इट इज़ एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट द वेट एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स ऑफ बायंसी जो है दैट इज़ नॉट कांस्टेंट। फोर्स ऑफ बायंसी इज नॉट कांस्टेंट। फोर्स ऑफ बायंसी घटता जाता है बिकॉज डेंसिटी इंक्रीजेज, डेंसिटी डिक्रीजेज, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज एज वी गो अप टू द हायर एल्टीट्यूड। देखो मैं अभी जो बात बोल रहा था वो ये था, फॉर्मूला तो ये आ गया था, मास ऑफ, ये मास ही है, वेट नहीं है, मास ही है। तो मास ऑफ पेलोड, पेलोड मतलब बलून के अंदर जो जो रखा हुआ है, गैस भी तो है, और मास ऑफ बलून मटीरियल, दिस इज द टोटल मास एंड दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, क्या बताया था हमने, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बलून, यही आया था फॉर्मूला। बट ये डेंसिटी ऑफ एयर जो है दिस इज नॉट कांस्टेंट। तो फोर्स ऑफ बायंसी जो है दैट डिपेंड्स ऑन, तो हमने फोर्स ऑफ बायंसी कैसे डिफाइन किया था, इट इज द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड मीडियम। भाई ऑब्जेक्ट है किसी मीडियम में होगा, बलून है तो एयर में है, तो एयर इज द मीडियम। तो एक तरीके से यहां पर कहेंगे कि सिंस डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज एज वी गो अप to higher altitude, since density of air decrease as we go up to the higher altitude, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डेंसिटी घटती है, therefore buoyant force also decreases with height. So buoyant force also decreases with the height and therefore a balloon will go to the certain height and then it will stop. So balloon will rise up to a certain height. मैं फिर बता रहा हूं व्हाट इज बायंट फोर्स, मैंने डिफाइन किया भी था। व्हाट इज बायंट फोर्स, इट इज द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड मीडियम, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड मीडियम। अब यही डिस्प्लेस्ड मीडियम का वेट मतलब बलून ने कितना डिस्प्लेस्ड मीडियम, एयर, तो बलून के वॉल्यूम के बराबर का वेट डिस्प्लेस किया है। तो एक तरीके से यही तो होता है मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। मैंने डिराइव किया भी था अभी थोड़ी देर पहले, फिर मैं दोबारा बोल रहा हूं, इनटू जी, और मास ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड इज डेंसिटी ऑफ एयर into volume of the air displaced, and volume of the air displaced is same as the volume of a balloon, so volume of balloon into g, यही तो था। तो ये बाइंड फोर्स है और बाइंड फोर्स डेंसिटी ऑफ एयर पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी इज डिक्रीजिंग एज वी गो अप हायर इन द एल्टीट्यूड। तो ये याद रखना है कि सिंस डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज as we go up to the higher altitude, therefore the buoyant force also decreases with the height. So the balloon एक बार ऊपर उठा तो ऐसा नहीं उठता ही चला जाए चला जाए चला जाए और इन्फिनिटी भगवान जी के पास पहुंच जाए और वहां जाकर के इंद्र देवता से कहे बताओ क्या करना है। इट विल गो टू द सर्टेन हाइट एंड देयर आफ्टर इट विल स्टॉप। क्योंकि फोर्स ऑफ बायंसी जो है वो घटेगी टॉप नीचे से ऊपर जाने पर। तो अकॉर्डिंगली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर वेट एंड फोर्स ऑफ बायंसी इक्वल हो जाएंगे, तो एट दैट मोमेंट यू विल से दैट वो जो है वहां पर स्टेशनरी हो जाएगा। तो इट कैन गो टू द सर्टेन हाइट, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। अच्छा, डेंसिटी का वेरिएशन कैसे होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब हवा का जो प्रेशर है वेरीज विद हाइट एज, इसका वेरिएशन मैं बता देता हूँ, ये एक्सप्रेशन है, हाँ दिस इज हाँ प्रेशर, तो P
इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ई की पावर माइनस एम जी एच अपॉन आर टी, वेर एम इज द मोलर मास ऑफ द एयर, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज द हाइट, तो पी एच हाइट एच, दिस इज द प्रेशर एट ग्राउंड लेवल। अब बात आती है कि सर ये याद करना है क्या? नहीं, नॉट टू रिमेंबर, नो नीड टू रिमेंबर। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसकी, ये तो फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं, फिजिक्स में पढ़ाएंगे, ये तो फिजिक्स है प्योरली, बट हमें जितनी आवश्यकता है हम उतना ही पढ़ेंगे। देखो एक लिमिट से ऊपर जाओगे तो आप मैनेज नहीं कर पाते, कई बार कई स्टूडेंट्स कर लेते हैं आसानी से, तो पढ़ें, बट ये कोई केमिस्ट्री में जेई के रिक्वायरमेंट के लिए, आईआईटी जेई मेन और एडवांस की दोनों के रिक्वायरमेंट के लिए ये आप फार्मूला याद रखें। केमिस्ट्री में ऐसा आवश्यक नहीं है, फिजिक्स वाले पढ़ाएंगे आपको। तो पी एच इज इक्वल टू पी नॉट, व्हाट इज पी नॉट? प्रेशर एट द ग्राउंड लेवल, एंड दिस इज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाइट h, m is the molar mass of air, एवरेज मोलर मास है ये, ऑफ कोर्स m एवरेज मोलर मास, R पता ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर इन केल्विन, H इज द हाइट। तो ये एक फॉर्मूला है, और आपको एक बात पता है, जरा यहां तक की बात नोट करो, मैं और बताता हूं, उस वाले फॉर्मूले को लिखा रहने देंगे बस। अब आपको तो पता ही है, फॉर एयर के लिए अगर कहें तो पी एम एवरेज इज इक्वल टू डी आर टी, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू आर टी। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर मान ली एट, नहीं कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर क्यों, मोलर मास तो कांस्टेंट है ना, P, तो M एयर कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, R तो है ही कांस्टेंट, तो साफ दिखता है कि डेंसिटी ऑफ एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो डेंसिटी ऑफ एयर, तो जो रिलेशन इसका मतलब ये हुआ, तो D एट हाइट h इज इक्वल टू डी नॉट ई की पावर माइनस एम जी एच अपॉन आर टी। ये है डेंसिटी एट ग्राउंड लेवल, डेंसिटी ऑफ एयर at ground level, and this is density at height h. Of air at height h. इसका अगर वेरिएशन देखो ना तो इट वुड बी लाइक दिस, डेंसिटी एट हाइट h विद हाइट के साथ अगर वेरी करें तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस, एंड दिस इनिशियल वैल्यू इज डी नॉट। तो गाइज ये है ग्राफ h के साथ, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी डेंसिटी ऑफ द एयर विल डिक्रीज एंड विल बिकम एंड एक्सपोनेंशियल डिके, दिस इज एक्सपोनेंशियल डिके। सो दिस इज एक्सपोनेंशियल डिके। तो गाइज ये था, इस तरीके से आप इसको याद रखें। अब ये फॉर्मूले तो यूज में नहीं आएंगे, केमिस्ट्री में तो यूज में नहीं आएंगे, मैंने बता दिया आपको। ये एक्सपोनेंशियल डिके होता है, बायंट फोर्स या फोर्स ऑफ बायंसी जो है एयर के अंदर, इट डिक्रीजेज एज वी गो अप। सिर्फ इतनी बात समझाने के लिए। अच्छा, एक ये नोट लिख रहे थे हम, पहला पॉइंट था, सेकंड पॉइंट और लिखो, पहले पूरी बात नोट करो। अब ऊपर वाली इक्वेशन बस लिखी रहने देना, ये मैं वो बता रहा हूं पॉइंट जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो करो नोट। सेकेंड पॉइंट एज ए नोट हम क्या लिख रहे थे, पहला पॉइंट तो लिख दिया। दूसरा, जब ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कई बार बलून मटेरियल का मास दिया हुआ ही नहीं होता, ये याद रखना, ये वेट नहीं है, अब ये मास है। तो मास ऑफ बलून मटेरियल, मास ऑफ पेलोड, दिस इज मास ऑफ गैस filled and this is mass of the balloon material.
तो अगर मास ऑफ द बलून मटेरियल क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो वी विल इग्नोर इट, वी विल टेक इट 0। तो लिखो इफ नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, if not mentioned in the question, mass of balloon material may be taken 0, may be taken 0। आप बलून के मास को इग्नोर कर सकते हो, 0 ले सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज ये था पेलोड कैपेसिटी ऑफ बलून। हालांकि एनसीईआरटी ने ये सब नहीं लिखा, एनसीईआरटी ने बस एक पैराग्राफ लिख दिया, बट जेई मेन तो अब आजकल एनसीईआरटी को फॉलो करता है ना, उनके लिए तो सबसे प्राइम बुक ही जो है वो एनसीईआरटी है, तो क्वेश्चन तो वहीं से बना के देंगे ना। तो दे कैन आस्क क्वेश्चन इन जेई मेन एंड इवन एडवांस्ड ऑल्सो। नोट करो, विल टेक 1 or 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। लेट्स टेक 1 क्वेश्चन। मेरे पास ये डेटा है क्वेश्चन का। फाइंड द लिफ्टिंग पावर और पेलोड ऑफ a 100-liter balloon filled with helium gas at 1 atmosphere and 27 degrees Celsius, given density of air is equal to 1.3 gram per liter and weight of balloon material is equal to 20 ग्राम। करो सॉल्व क्वेश्चन, एक आसान सॉल्व का सवाल है। देखो क्या पूछ रहे हैं, लिफ्टिंग पावर का मतलब पेलोड कैपेसिटी पूछ रहे हैं बलून की। तो फाइंड द पेलोड कैपेसिटी ऑफ द बलून ऑफ द 100-liter बलून। तो फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले। तो W ऑफ पेलोड मतलब मास ऑफ पेलोड प्लस मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ बलून मटेरियल। ऑफ कोर्स ऑल दिस, ये जो वेट है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ बलून। अच्छा, पेलोड कितना ये फाइंड आउट करना है। तो W पेलोड प्लस गैस का मास। अब गैस का मास तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, PV इज इक्वल टू nRT। तो कितना, आप जानते हो कि भाई मास निकाल लो। तो PV इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास ऑफ द गैस इनटू RT। What pressure is given? 1 atmosphere. The volume is 100 liter is equal to mass of the gas. We have to find out कौन सी गैस है, हीलियम गैस। तो मोलर मास इज 4 इंटू RT की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस, तो 1/12 इंटू 300। अब क्वेश्चन में आजकल दिया जाना चाहिए टेक R इज इक्वल टू 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर मोल -1 केल्विन -1। गाइज यहाँ से जरा एक बार कैलकुलेट करो, ये 25 बार कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये 25 से ये 4, तो मास ऑफ द गैस वुड कम आउट टू बी 16 ग्राम। 16 ग्राम गैस है, 16 ग्राम। एंड द बलून मटेरियल इज गिवन इन द क्वेश्चन इज व्हाट, 20 ग्राम। हालांकि ये ना दिया हुआ होता तो अपनी तरफ से थोड़ी मानेंगे कुछ, हमें क्या पता है कि थिकनेस कितनी है बलून की, कौन कितना है, कितना मास है। तो वी विल इग्नोर इट, हमने अभी लिखा भी था ये बात। And should be less than equal to what? Density of the air 1.3 gram per liter,
सर ये डेंसिटी ऑफ एयर कांस्टेंट मानी है या वेरिएबल? अरे वेरिएबल के लिए हाइट वाइट कहाँ दी है, कुछ तो कहा नहीं इन्होंने। तो हमें क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो डेंसिटी ऑफ एयर टू बी टेकन कांस्टेंट, तो 1.3 ग्राम पर लीटर इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, दैट इज 100 लीटर। सब ग्राम में ही आ गई कैलकुलेशन। ये अब देखना डब्ल्यू पे लोड विल कम आउट टू बी 130 ग्राम। इक्वालिटी के साथ सॉल्व कर लो, माइनस 20 36 कितना हो गया 30 94 ग्राम। दैट्स इट, यही आंसर है। सो पेलोड कैपेसिटी ऑफ द बलून, इसका मतलब बलून के अंदर जो मास ऑफ द इक्विपमेंट है दैट कैन बी 94 ग्राम। दैट्स योर आंसर। नोट करो, एक आसान क्वेश्चन था। वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन। Let's take one more question on it. क्या क्वेश्चन? हाँ, ऐसे बोल रहे हैं, सपोज योर वेट इज 80 kg। मान लो आपका वेट 80 kg है, ठीक है, वो तो क्वेश्चन है। एंड यू वॉन्ट टू फ्लाई इन द स्काई, you want to fly in the sky, and you want to fly in the sky with the help of balloons. With the help of balloons, each containing 50 mole, each containing 50 moles of H2 gas, हाइड्रोजन गैस ली है, हल्की गैस भरोगे तभी तो ऊपर जाएगा, एट 0.5 atm, ठीक है, एंड 27 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या कहा, हाउ मेनी बलून्स डू यू नीड टू अटैच, how many balloons do you need to attach with yourself to fly if density of air is 1.25 gram per liter। बस इतना सवाल है। करो गाइस क्वेश्चन को सॉल्व। एक बार जरा पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिस इज ए गुड क्वेश्चन। Suppose your weight is 80 kg and you want to fly in the sky with the help of the balloons each containing 50 mole of the hydrogen at 0.5 atmosphere। तो एक बार डेटा लिख लो, क्वेश्चन भी जरूरत पड़ेगी। मान लो x बलून्स चाहिए, लेट x बलून नीडेड, राइट। योर वेट इज 80 kg, तो बलून को आपको लेके जाना है, तो आप ही पेलोड होगा इस बार 80 kg, तो डब्ल्यू पेलोड दिया हुआ है 80 kg। और सीधा फॉर्मूला लगाओ, देखो मान लो x बलून्स चाहिए, तो पेलोड डब्ल्यू पेलोड 80 kg इंटू 10 to the power 3 ग्राम्स में ले लेते हैं। ग्राम्स में कैलकुलेशन देते हैं क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में, यूनिट का ध्यान रखना भैया। प्लस गैस का मास 50 मोल H2 है और ईच बलून कंटेनिंग 50 मोल ऑफ H2, तो 50 इंटू 0.5 50 मोल इंटू मोलर मास 2, 100 ग्राम मास एक बलून में है। एंड हाउ मेनी बलून्स यू आर अटैच्ड विद x,
आ गई बात समझ में? तो ये मास हो गया, प्लस बलून का मटेरियल का मास ही ना दिया क्वेश्चन में, तो क्या मान लें? 0, एंड दैट शुड बी इक्वल टू कितना? तो x बलून्स चाहिए, तो कम से कम इक्वालिटी साइन के साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। वुड बी इक्वल टू x बलून डेंसिटी ऑफ द एयर इज गिवन इन द 1.25 इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ द बलून x इनटू व्हाट वॉल्यूम? वॉल्यूम तो कैलकुलेट कर लो, PV इज इक्वल टू nRT से, V इज इक्वल टू nRT अपॉन P। तो n नंबर ऑफ मोल्स ईच बलून कंटेन 0.5 नहीं मोल्स कितने हैं? 50 मोल्स इंटू R 1/12 अगेन, एंड टेम्परेचर इज 300। अगेन क्वेश्चन में लिख दो, R को ले लो 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर, मोल -1 केल्विन -1 अपॉन व्हाट प्रेशर? प्रेशर इज 0.5 एटमॉस्फेयर, 25 2 100 2500 लीटर। यही हुआ ना? ये 1/2 100 2500 लीटर्स, तो 2500 लीटर्स। अब जरा गुणा भाग तो करनी पड़ेगी आपको, जरा देखना। 100 100x और ये हो गया 2500 और इसको मल्टीप्लाई करो तो 1.25, x कॉमन ले लो, तो x कॉमन ले लिया तो 1.25 इंटू 2500 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 इंटू 10 टू द पावर 3। 2 जीरो कॉमन ले लो, कैंसिल आउट कर लो 2 जीरो, तो ये मान लो 1000 था, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो x इंटू 25 और 6.25 25 और 6 31.5 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 80 इंटू 10, तो x इज इक्वल टू 80 इंटू 10 अपॉन 30.25। 30 ही मान लो, तो कितना 3 या 9 2 नियरली 26 पॉइंट। मैं एक बार कैलकुलेशन बता ही देता हूँ क्या वैल्यू है, आप भी एक बार कैलकुलेशन करिए। 26.8 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा दीज मनी बलून्स। अब फ्रैक्शन में थोड़ी लोगे बलून्स, तो व्हाट आंसर यू हैव टू रिपोर्ट? सो द आंसर इज 27 बलून्स। तो आपको 27 बलून्स अटैच करने होंगे अपने आप से, या जिस व्यक्ति को हवा में उड़ना है, तो इतने 27 बलून्स कंटेनिंग दीज मेनी फीचर्स ऑफ द गैस शुड अटैच सो दैट द पर्सन विल फ्लाई इन द स्काई। तो गाइज ये क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन पेलोड कैपेसिटी ऑफ बलून। एक बार जरूर पढ़ें, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो जनरली ये लीक से हटके होते हैं क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट करते नहीं हैं इन क्वेश्चंस को। आप करोगे तो यू विल बी ऑन एडेड एडवांटेज ओवर द अदर्स। तो गाइज ये था, आज बस यही स्टॉप करते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वी शैल टॉक अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTG। दैट्स इट फॉर नाउ।